हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देंगे, एक वीडियो है और ये वीडियो है इंडियंस इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस वीडियो का आज हम देखेंगे कि ये वीडियो कैसी होती है। साजिद तरार जी के साथ ये वीडियो होगी और कमर चीमा की। सो मजा आने वाला है इस वीडियो को, काफी देखकर इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। हमेशा की तरह बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सारी वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें जब भी हम अपलोड करें। सो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो मैंने साइमा रिएक्शन चैनल पर अपना एक व्लॉग अपलोड कर दिया है, नाइट लाइफ इन कराची, जो कि व्लॉग है मैंने अपलोड किया है। तो आप जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा देखने का। सो और भी हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आएंगे, सो उस पर भी कनेक्ट जरूर रहिएगा। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और जो है कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। सो आप वहां पर जाके इजीली फॉलो अप कर सकते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद तारड़ साहब, वाशिंगटन डीसी से रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा हैं और सदर ट्रंप के इत्तेहादी रहे हैं और मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के लिए कैंपेन भी चलाते रहे हैं। तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम टू योर व्यूअर्स। थैंक यू। अच्छा तारड़ साहब, आप क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा करीब से समझते हैं और पॉलिटिकली क्योंकि एक्टिव हैं अमेरिका में, तो आप सर जो मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जो कि बड़ी एक अजीब सी बात यहाँ पे साउथ एशिया में ली जा रही है। एक तो कैमला हैरिस, क्योंकि पहली इंडियन अमेरिकन होने की वजह से एक बड़ी नई चीज आ रही है। आप क्या समझते हैं? इस वक्त सुना है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडियंस बहुत ज्यादा है, इसकी क्या वजह है और आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं चीमा साहब, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी ऑलमोस्ट इस पे बहुत रिसर्च है। ओरिजिनली आई एम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सिंस लॉन्ग टाइम, और उसमें मैं और दूसरा मेरा सब्जेक्ट मैटर है। मैं आई एम अ लॉयर बाय एजुकेशन। मेरा इसमें इस वक्त, बल्कि आज से नहीं, मैं पिछले 10 साल से, बल्कि इंडिया अमेरिकन रिलेशनशिप जो है उसकी बुनियाद क्लिंटन पीरियड में आई थी। उसके बाद झुकाव मुसलसल अमेरिका का इंडिया की तरफ जाता नजर आया। ओबामा साहब ने उसको मजीद तकवीयत बख्शी। उसके बाद अब की मैं सूरत हाल आपको बताना चाहता हूँ। ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी में भी उनका मुसलसल इन्फ्लुएंस। दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी ने पैदा किए, दोनों इंडियन डिसेंट के, एशियन में से, एक बॉबी जिंदल और निकी हेली। उसके बाद डेमोक्रेट पार्टी की साइड पे आए 5 सिटिंग कांग्रेसमैन इस वक्त इंडियन डिसेंट के, 5। उसके बाद ये है कि इस वक्त जो अपॉइंटमेंट्स हैं तकरीबन 20 के लगभग पॉलिसी रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो इंडियन डिसेंट इस प्रेसिडेंशियल बाइडेन कैंपेन में, वर्सेस 2 पाकिस्तानी। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि वो जो की उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, एक नीरा टंडन है जो $4 ट्रिलियन की इंचार्ज होंगी, वो बजट एडवाइजर हैं। उसके बाद सर्जन जनरल है उनके मिस्टर मूर्ति, विवेक मूर्ति। उसके बाद आप देखें तो लाइन है, एक लाइन इस तरीके से है कि व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट्स के जो स्पीच राइटर होंगे वो भी इंडियन डिसेंट के, जो उनके वहां पे व्हाइट हाउस के मीडिया के इंचार्ज होंगे पॉलिसी के वो भी इंडियन, व्हाइट हाउस के जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन चीजें इंटरनेट के इंचार्ज वो भी इंडियन होंगे। और 20 के करीब आप सोचें कि उनका क्या इन्फ्लुएंस होगा। और उसमें कैमला हैरिस तो शी इज ऑन द टॉप ऑफ इट, एंड शी हैज हर मदर एंड फैमिली इज बीइंग फ्रॉम इंडिया। और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इट विल गो फर्दर अप। मैंने इसके बारे में रिसेंटली कई आर्टिकल पढ़े कि इस वक्त न्यूयॉर्क पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या क्या लिखा जा रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट में क्या क्या लिखा जा रहा है। एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में हो क्या रहा है। वॉशिंगटन डीसी में सब वो लोग वापस आ चुके हैं जो ओबामा पीरियड में एडवाइजर थे। इस वक्त इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज रन बाय ओबामा। जो बाइडेन है, एक तो वो एज के इस हिस्से पे पहुंच चुके हैं, और दूसरा उनकी जो हेल्थ है उस लिहाज से आपने देखा होगा जब वो बोलते हैं उनके भी क्या उस वक्त सूरत हाल होती।
तो इन वजूहात पे इस वक्त बल्कि कैमला हैरिस के बारे में यहां पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शी इज अ कमांडर इन चीफ। तो इस वक्त दो लोग जो है वो मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक तो ओबामा साहब और उनके साथ उनकी सपोर्ट होगी कैमला हैरिस की। अब ओबामा पीरियड में जो रिलेशनशिप थे, एक सबसे बड़ी जो ओबामा पीरियड में थोड़ा सा आपको वापस लेके जाना चाहूंगा, ओबामा साहब की फॉरेन पॉलिसी बहुत कमजोर थी, उनकी कोई ग्रिप नहीं थी फॉरेन पॉलिसी पे। उसकी मैं मिसाल दूंगा आपको, चाइना साउथ चाइना सी में चले गए, आपके सी पैक बनना शुरू हो गया, रशिया क्रीमिया और यूक्रेन में गया, और सीरिया में रशियन फौजी भी चले गए, ईरान भी खुल खुला के सीरिया में चला गया। और ओबामा साहब जो थे वो मुसलसल रेड लाइन ड्रा करते रहे। अब उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको थोड़ा सा बताऊंगा, स्टार्ट हो चुका है। चाइना ने स्टडी कर लिया है कि फॉरेन पॉलिसी पे अमेरिका की स्ट्रेंथ नहीं है, उन्होंने बर्मा में कू करा दिया क्योंकि उनकी वहां पे $36 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और उस पर रिटेलिएशन क्या की अमेरिकन ने, कुछ भी नहीं की। बाइडेन साहब ने बिल्कुल एक स्लाइड एक फिक्रा बोला उसके खिलाफ बर्मा में, लेकिन कैलकुलेशन होती है मुल्कों की कि जो फला प्रेसिडेंट आएगा, क्योंकि इस वक्त जो बाइडेन है वो एक खुली किताब की तरह है। 47 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, 47 इयर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, लोग उनसे कैलकुलेट करते हैं, असेस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। तो उसमें फोरकास्ट हो चुका है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कमजोर होगी, रशिया दोबारा अपने मसल फ्लैक्स करेगा, चाइना अपने मसल फ्लैक्स करेगा, और इंडिया जो है इसका फायदा उठाएगा। अब होना यह है, मैं इसका थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आपको, एंथनी बिल्किंस हमारे नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिन्होंने ईरान का जो डील थी ड्रा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ड्रा किया था, उसमें तो एडवाइजर थे ओबामा पीरियड में, वो आ चुके हैं। उसके बाद जो सबसे दूसरी उससे भी बड़ी एक अपॉइंटमेंट है लॉयड ऑस्टिन, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन जो डिफेंस के उनको पोर्टफोलियो दिया गया। ये वही है जिन्होंने सलाला चेक पोस्ट पे अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 26 सोल्जर जो थे उनकी शहादत हुई थी, जिनमें एक कैप्टन और मेजर था, और पाकिस्तान आज तक उनसे माफी की रिक्वेस्ट करता रहा है, लेकिन उन्होंने माफी इस चीज पे नहीं मानी। दूसरी इसमें जो अपॉइंटमेंट है, वो जब पाकिस्तान में रेमंड डेविड केस हुआ था, उस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी उस वक्त, वो भी इस वक्त जो है एवरल हाइन उनका नाम है, वो भी दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुकी हैं एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, CIA डिप्टी डायरेक्टर। तो ये सारे लोग वो वापस आ चुके हैं। और उससे एक और मैं आपको जो एक टिप देना चाहूंगा, हुसैन हक्कानी साहब, सुनने में आया है कि उनके काफी अच्छे रिलेशनशिप है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, या वैसे भी वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के जो अगेंस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ वो अपने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। तो सुना है कि दे आर अगेन उनकी आईज और ईयर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख ही रहेंगे पाकिस्तान किस तरह जाएगा उसके आगे। हाँ, इसमें एक मैं और चीज ये बताना चाहूंगा आपको कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फोकस अमेरिका के अंदर है, और दूसरा ये कि जो बाइडेन साहब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इलेक्शन जीतेंगे। उन्होंने कुछ अपने कैंपेन में ऐसे प्रॉमिसेस कर दिए, मैंडेट में ऐसे वादे कर दिए, जिस तरह डिफेंडिंग पुलिस के, मैं पुलिस को खत्म कर दूंगा, जिस तरह मैं इमिग्रेशन को खत्म कर दूंगा, ऐसे वादे कर दिए थे जो कि मुमकिन नहीं है। तो इंटरनल इश्यूज हैं इस वक्त। उनका टोटल एजेंडा जो है कि वो अमेरिका के अंदर सोशलिज्म को किस तरह इन्फोर्स करना है। अब मैं उसके आपको थोड़े से उसके स्टेप्स बताना चाहूंगा कि रिसेंटली भी क्या हुआ है। पहले 100 डेज में जो उनके प्रॉमिसेस थे उसमें क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने आते ही एक पाइपलाइन जो बन रही थी जिसके साथ बहुत ज्यादा रोजगार वाबस्ता थे, ऑयल इंडिपेंडेंस थी, अमेरिका अपना तेल निकालता था, उन्होंने आते उसको बंद किया। उसका इंपैक्ट होगा, एक तो गैस प्राइसेस ऊपर जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। उसके बाद उन्होंने कैच एंड रिलीज जो पॉलिसी है बॉर्डर पे, उसको उन्होंने फिर दोबारा इन्फोर्स किया कि पकड़ के छोड़ दिया जाता है। इस वक्त 1000 बंदा डेली बेसिस पे बॉर्डर इलीगली क्रॉस कर रहा है। बाइडेन साहब ने अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए ये हुक्म कर दिया है कि अमेरिकन बॉर्डर को क्रॉस करना इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस एनीमोर। दूसरा, उन्होंने परसों एक इमिग्रेशन बिल भी इंट्रोड्यूस करा दिया जिसमें तकरीबन 20 मिलियन लोगों को 8 साल में नेशनलिटी दी जाएगी। अब मैं दूसरा इम्पैक्ट अमेरिका का बताना चाहूंगा। कोविड रिलेटेड इकोनॉमी, कोविड ने 1 लाख रेस्टोरेंट बनाया अमेरिका में। अनएम्प्लॉयमेंट अभी तक शोर क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट खुद पैसे पंप कर रही है अपनी इकोनॉमी में। इस आर्टिफिशियल बबल इकोनॉमी, इसने बस्ट होना है जाके इस साल के एंड तक। अब उसके बाद एक तो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा 20 मिलियन लोगों को लीगलाइज करना, दूसरा 1000 बंदा डेली बेस पे बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। आप सोचें कि अमेरिका का फ्यूचर कहां जा रहा है। और उनका टोटल फोकस
जिस तरीके से बराक ओबामा का टोटल फोकस इंटरनल था, सोशलिस्ट एजेंडा एनफोर्स करना अमेरिका में, उस वक्त एलबीजीटी कम्युनिटी, लीगलाइजिंग मरवाना और सोशलिज्म, इंटाइटलमेंट्स, फूड स्टैम्प्स, वेलफेयर प्रोग्राम, इन पे तवज्जो होगी और इनका फायदा चाइना और रशिया उठाएगा। पाकिस्तान पे इम्पैक्ट क्या होगा? पाकिस्तान में करप्शन और मजीद बढ़ेगी। अब मैं उसको बताता हूँ क्यों। जी बोले आप, बोले। उसका इम्पैक्ट ये है कि सबसे पहले तो आप मुसलसल नीचे जा रहा है आपका ग्राफ करप्शन के लिहाज से। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्राफ में 124 से 126 पे चले गए। आप मजीद इसलिए बढ़ेगी क्योंकि चाइना अपना मसल फ्लेक्स करेगा मजीद ज्यादा। जब चाइना के साथ, और आप चाइनीज कैंप में हैं, आपके जब चाइना के प्रोजेक्ट मजीद बढ़ेंगे तो आप पहले भी आपका सारा किकबैक्स और टर्किश किकबैक्स, उस पे आपकी दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज बन रही हैं, ज्यादा फोकस उसी तरफ फिर दोबारा जाएगा, क्योंकि ये दोनों रशिया और चाइना जो है वो उस रीजन में आपके मसल फ्लेक्स करेंगे। इंडिया रिलेशनशिप बैलेंस करता है हमेशा उनकी। मैं ये बात इसको दाद दूंगा कि वो टोटल हर चीज अपने कैंप में नहीं डालता। अमेरिका के साथ जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी रिलेशनशिप बनाए, लेकिन अपने प्यारे राफेल उन्होंने फ्रांस से ले लिए। हम ये इस तरह की आदतें नहीं करते इस तरह की पॉलिसीज। वजह यह है हमारी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अपना फायदा सोचती है, वो पाकिस्तान का फायदा नहीं सोचती। जिसकी एक मिसाल ये है कि पाकिस्तान में हर चीज चाइनीज और अपने बच्चे अभी भी लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क बैठे हैं। तो ये इस तरह का डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के लिए, जो अच्छा ट्रेंड नहीं। डबल स्टैंडर्ड। लेकिन तारिक साहब, इस हवाले से मैं एक चीज कहूंगा कि ठीक है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो एस्टैब्लिशमेंट है, इनके जो जब बच्चे सारे अमेरिका इधर उधर होते हैं, लेकिन उसका देखिए ना, चीन तो हमें जो चीजें देता है वो अमेरिका वहां पे तो हार्ड कैश शो करना पड़ता है। देखिए आपने इंडिया ने फ्रांस से राफेल इसलिए ले ली, उन्होंने पैसा शो किया, उन्होंने इसराइल से चीजें ले ली, वो रशिया से ले लेते हैं, वो हर जगह ले लेते हैं। लेकिन जो एक तो मैं आपको बात बताऊं, हिलरी क्लिंटन ने माफी मांगी थी सलाला पे। मैं आपको थोड़ा सा इसमें मुझे एग्जैक्टली मुझे याद है जिन अल्फाज में उन्होंने माफी मांगी थी, क्योंकि एहतजाज उन्होंने बहुत किया था और वो माफी बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे आटे में नमक के हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा वो चीज, वो सॉरी किया था उन्होंने, लेकिन वो जिस तरह चीज होती है वो उस तरह नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया था। लेकिन तारिक साहब, जो एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आप समझना चाहता हूं, अगर कैमला जो है, शी इज द कमांडर इन चीफ, ओबामा इज कंट्रोलिंग इट, इंडियंस बहुत ज्यादा व्हाइट हाउस में घुस गए हैं, तो पाकिस्तान तो फिर खत्म समझे वाशिंगटन में और व्हाइट हाउस में। तो हमारे बिल्कुल पाकिस्तान की कोई अपॉइंटमेंट सिग्निफिकेंस नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी मैं मिसाल आपको याद देता हूं, अभी तक इमरान खान साहब से बात है कि जो बाइडेन साहब ने प्रेसिडेंट बन गए। आपको ये मैं बताना चाहूंगा, जो कि एक डेंजरस एक ट्रेंड है। अभी तक बात ये सिग्निफाई करता है द डायरेक्शन ऑफ अमेरिकन रिलेशनशिप। 2 अपॉइंटमेंट्स है पाकिस्तानी डिसेंट्स की यहाँ पे। एक सलमान अहमद साहब हैं, जिनको एनवायरमेंटल पॉलिसी में लिया गया, दूसरा जिनको स्टेट डिपार्टमेंट में लिया गया, अली जैदी साहब को क्लाइमेट, एक छोटा सा पोर्टफोलियो, पॉलिसी इंपैक्ट किसी चीज, इन दोनों का भी नहीं, सिर्फ 2 हैं। और अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, अफसोस के साथ, कि इन चीजों को बजाय पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा यहाँ पे सोचे कि आगे फ्यूचर में क्या करना है, वो इंडियन अपॉइंटमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे साउथ इंडियन तो है ये, हालांकि वो जो हिंदू माइंड सेट है उनकी शक्लें देखना नहीं चाहता, उनके नाम नहीं देखना चाहता लिस्टों में। लेकिन यहाँ पे हमारा जो लिबरल माइंड सेट है, ऐसे पाकिस्तानी है मैं समझता हूँ, जिनमें ये बिल्कुल एक बेवकूफाना सोच है कि वो इंडियन अपॉइंटमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कहते हैं देखो जी देखो, हम ही आ गए वहां पे। ये नहीं पता कि जब उन्होंने वेटिंग करनी होती है, आपकी शक्लें क्या देखनी, आपके नामों को वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि मोदी ने जो एक नफरत मुसलमानों के लिए फैलाई है, चाहे ये बच्चे इंडियन अमेरिकन अमेरिका में पैदा होते हैं, लेकिन वो हेटरेड उनके माँ बाप पहले दिन से उनके ज़हन में डालते हैं मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ। और मैं हैरान हुआ, वाशिंगटन डीसी में ऐसे पढ़े लिखे लोग, स्कॉलरली टाइप पाकिस्तानी, दे आर सेलिब्रेटिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडियन अमेरिकन। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब रिपब्लिकन पार्टी इस दफा कैंपेन में जा रहा था, इस दफा व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, मेरी वेटिंग प्रोसेस को किया गया था और मेरे 26 ऑब्जेक्शन थे मेरे खिलाफ, जिनमें से 24 ये थे कि मैं कश्मीर के खिलाफ क्यों बोलता रहा हूं। वजह ये थी कि वेटिंग प्रोसेस करने वाले इंडियन अमेरिकन थे। हमारा फ्यूचर आप ये देख लें। आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में हम कहाँ आएंगे? पॉलिटिक्स में हमने क्या आना है? मुझे फिक्र, मैं 4 बच्चों का बाप हूं, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। क्यों? क्योंकि इस वक्त कॉर्पोरेट अमेरिका में भी इंडियन छाए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल देख लें आप, इनके नाम सिंगल आउट किए जाएंगे, इस्लामिक नाम।
इनका फ्यूचर, इनके मुस्तकबिल में इनको ग्रो नहीं करने दिया जाएगा। हमारे हालात यहाँ पे ये हैं। और दूसरा, आपने सबसे बड़ी ज्यादती पीटीआई ने अगले दिन की है, आपकी करंट गवर्नमेंट ने, कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो अमेरिका में रहते हैं या ओवरसीज रहते हैं, इनको वोटिंग का हक दे रहे हैं, इनको कह रहे हैं। और खुदा का नाम लो, आपकी तो पहले याद ही कैबिनेट अमेरिकन और ब्रिटिश है, जो 4 दाने यहाँ बैठे कुछ कर रहे हैं, उनको भी आप पाकिस्तान में दिखा रहे हो कि ऑपोजिशन देंगे तुम्हें, वो भी छोड़ देंगे। आप मुझे ये बताएं ना, मैं चैलेंज, कोई बंदा जो अमेरिकन या ब्रिटिश आपकी कैबिनेट में जाता है, चाहे इस दौर में गया हो, नून लीग में गया हो, चाहे जरदारी, किसी के क्रेडेंशियल्स कभी आज तक किसी ने बताया कि इनके क्रेडेंशियल्स क्या है? व्हाई हैव दे वर गिवन दीस पोर्टफोलियोज? सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने एयरपोर्टों पे उठाते हैं इनको, इनके खाने पकाते हैं यहाँ पे और इनको फंडिंग देते हैं। या वो शौकत खानम के लिए क्वालियों के टिकट बेचते थे वो यहाँ पे, और या मेरा मकसद इनके खाने पकाते थे, या इंग्लैंड में पकाते थे, या यहाँ, और इनको पोर्टफोलियो दे के आप रियासत मदीना का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल इतनी बड़ी कैबिनेट बनाकर, वो भी सारे फॉरेन। आप चाइना की बात कर रहे थे ना, वो एस्टेब्लिशमेंट की, आपकी कैबिनेट में इस वक्त कितने मिनिस्टर हैं जो चाइना से पढ़ के आए? आपकी कैबिनेट में जितने करप्शन है, वो किसी का पैसा चाइना में पड़ा? कंट्री आपने बेच दिया चाइना को, अपना पैसा सारा रखते हैं दुबई में। अच्छा, वो बात कर रहे थे आप पैसों की भी, बल्कि कि चाइना आपको क्रेडिट पे दे देता है, जो पैसा अमेरिका आपको देता रहा है, आपने दुबई के प्लाजे ऐसे खड़े कर दिए। आपने 300-300 मकान लंदन में ले लिए, कैसे ले लिए? वो उधार पे थोड़ी लिए, आपने तो कैश दे के लिए। कैश कहां से आई थी? अमेरिका से गई थी। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप ब्लीडिंग आप खुद ना रोक सके, तो फिर आप लोगों को किस तरह ब्लेम करेंगे? और चीमा साहब, अफसोस के साथ मैं कहता हूं, ये ब्लीडिंग 73 साल की है, 1 साल की नहीं है, 2 साल की नहीं है। यहां जो आया दिहाड़ी मार आया, मैं आज अमेरिका में क्यों बैठा हूं? मैं रिजेक्टेड हूं फ्रॉम पाकिस्तान। मैं अपनी 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज अमेरिका की लेके जाऊं, मुझे चपड़ासी ना रखे को पाकिस्तान में। आप उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठते हैं, हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, क्या क्या जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और ये ब्लीडिंग ना रुके, और देयर इज नो रिलीफ। क्यों में सिर्फ नेशंस ऑलवेज फ्लरिश और सर्वाइव बेस्ड ऑन नेशनलिज्म। जब आपकी कौमियत ना हो आप में, आप यही सोच रहे हो कि खा जाओ लोट जाओ, तो फिर ये दिस इज व्हाट हैपेंस। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बड़े जेहन में सवाल आता है तारड़ साहब, और वो सवाल ये है कि डिस्क्रिमिनेशन जो आपने भी दिखाई कि आप भी जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे थे तो आपको 24 एलिगेशंस लगे, तो क्या इतनी सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन होती है वहां पे? बिल्कुल हो रही है। मैं विटनेस हूं, मैं खुद आपको बता रहा हूं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मुझे रिपब्लिकन पार्टी ने 24 एलिगेशन कश्मीर को सपोर्ट करने पे लगा दी थी। हालांकि मुझे अमेरिकन कहते रहे कि व्हाट वी गॉट टू डू विद द कश्मीर, वी डोंट हैव एनी इशू विद इट, वी नो यू वेरी वेल। लेकिन वो बैट करने वाले सारे इंडियन अमेरिकन बैठे हुए। और हमारे पाकिस्तानी तो सबसे बड़ी बात ये है, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, आप जरा पोर्टफोलियो इनके देखें, नेगा टंडन का देखें, वो हिलरी क्लिंटन की सिफारिश पे आई है कैबिनेट में, जरा उनके क्रेडेंशियल्स देखें उनके। अब विवेक मूर्ति का जरा क्रेडेंशियल्स देखें उनके, हम उसके टक्कर के हैं उनके। हम लोग यहाँ पे बोलते 10 मिनट, अभी जितने से जितना कैलिबर मैंने देखा पाकिस्तान का, 10 मिनट बाद उनकी इंग्लिश खत्म हो जाती है। कहां जाएंगे? ना हमारा सर, हम असल में सबसे बड़ी बात है हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारा टोटल एजेंडा इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मी माई सेल्फ एंड माइंड, इससे आगे हम नहीं जा सकते अफसोस के साथ, और इसीलिए हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। मैं भी उन्हीं में शामिल हूं, मैंने कोई पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं किया, मैं खुद शर्मिंदा हूं, बिल्कुल सही कहा आपने तारड़ साहब की, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नेशनलिज्म है, उसी से आप चीज़ें, आपकी इज्जत भी उसी से होती है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कोई एक दूसरे को कोई मानते ही नहीं है। जो अमेरिका में बैठ के बातें करते हैं वो एंटी पाकिस्तान हो जाते हैं, जो यहाँ पे बैठ के तनकीद को बर्दाश्त नहीं करता, हर बंदा दूसरे को गद्दार कहता है। हम तो यहाँ पे अजीब मसले में फंसे हुए हैं, हर बंदा डर रहा है, मैंने ये बात नहीं करनी, वो कहता है मैंने ये नहीं करनी, मुझे फलान लेबल लग जाएगा, मुझे कहते फलान लेबल लग जाएगा। चीमा साहब, पाकिस्तान में 2 चीजें बहुत आसान है, गद्दार कहना और उसको काफिर कहना। ये मुसलमान नहीं, ये काफिर कहना है। ये ज्यादती पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट ज्यादती है, और इसमें मेरा मकसद है कि ये अल्लाह करे कि मेरा बेहतरी की तरफ जाए, अल्लाह करे कि मैं बड़े बड़े दोस्तों को, बड़े बड़े जो कर सकते थे पाकिस्तान के लिए, उनसे भी मैं मिन्नतें तरले करता रहा हूँ यार कि खुदा दा नाज कुछ करो पाकिस्तान के लिए, कुछ करो पाकिस्तान। मैं आज तक आई विश कि मुझे कोई मिला हो, नेशनलिस्ट बंदा मिला हो जिसने कहा हो कि पाकिस्तान ओनली और लेट्स वर्क फॉर पाकिस्तान। कहीं ना कहीं जब देखा आके तो उसमें जाती एजेंडा शामिल होता है, उसमें
अपनी सेल्फ अप्रेज चीजें होती हैं, उसमें नेशनल कुछ नहीं है। हम ना अच्छे मुसलमान हैं ना अच्छे पाकिस्तानी हैं, अनफॉर्चुनेटली, क्या कहा जाए उसमें। लेकिन चाइना के बारे में जिस तरह मैं बात कर रहा था, इंडियन रिलेशनशिप सर, उनके साथ उसकी वजह ये है, उनकी क्लास और हमारी क्लास में डिफरेंस है, एजुकेशनल डिफरेंस है बिग टाइम। और दूसरा, जब एजुकेशन आप में आती है ना तो अपनी जात से बढ़ के आप काम करते हैं। हमारा अभी उस अपनी जात से नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे सिर्फ हर एक पाकिस्तानी की, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, पाकिस्तानी में हमारा मुड़ तोड़ के अपनी जात के आसपास ही घूमना है, फिरना है, उससे आगे हम निकल नहीं पा रहे। आप ये देखें कि उसमें से मेरे ख्याल में निकला तभी जा सकता है कि जब आप अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे कई दफा किसी ने पूछा कि ताड़ साहब, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू प्लानिंग इन द फ्यूचर। मैंने कहा यार, माई इशू इज माई लेगेसी नाउ। मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ अगर मैं दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे याद करें, अच्छे लफ्जों से याद करें। पैसा तो क्या है, पैसा तो मुझसे पहले भी लोगों ने बहुत ज्यादा कमाया था, बाद में भी कमाया होगा, लेकिन वर्सेस मैं देख रहा हूं कि इतनी लूट मार। मैं आई एम नॉट अ रिच पर्सन चीमा साहब, लेकिन मैं देखता हूं आसपास जब पाकिस्तान में यहाँ इतना पैसा है, लेकिन उनकी वो कहते हैं ना कि अखा नहीं हो रहे कि ढिड भर गया, अखा नहीं पिया रजदियां, उन्होंने अखा नहीं रजदियां। मैं मेरे समझ तो बाहर कि हालांकि इनको पता है, मुझे अभी तक याद है शेख रशीद साहब, मैं नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम, लेकिन उन्होंने एक दफा फरमाया था कि कफन की जेबा नहीं होती। हर एक बंदे को कफन की जेबें नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला माफी दे, हमारा सिर्फ उसी चीज पे अच्छा घर, बड़ी गाड़ी और अपना, वो कहते हैं ना, मैं जो कुछ बनाया मैं अपने घर ही ले जाऊं, किसी के साथ ना करूं। ये मैंने सीखा और अप्लाई किया टीम वर्क के बारे में। मैं आई डोंट डू दैट। मैं मेरा यहाँ पे बिजनेस अमेरिका में आके सीखा है, लेकिन टीम वर्क आप मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में चले। मैं इट्स नॉट सेल्फ अप्रेजिंग, माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज अ टीम बिल्डिंग एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रांग टीम इन माय बिजनेस। जबरदस्त। अच्छा तारड़ साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें की, जारी बात है, ये मेरे दिल के बड़ी करीब बातें आप कर रहे हैं, लेकिन सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है उनको वाशिंगटन में कैसे देखा जाता है। मैं अगले दिन कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के प्रोफेसर से बात कर रहा था जो कि बेसिकली इंडियन ओरिजिन के थे अपने यूट्यूब के लिए, तो वो मुझे कह रहे थे कि भाई आज भी देखें अमेरिका में जो है वो खान साहब को जो है ना तालिबान खान कहा जाता है। और फिर दूसरा सबसे बड़ा एक मैंने रिसेंटली इस पे एक वीडियो भी बनाई है, जो इमरान खान साहब ने यूएन की स्पीच में जो पहली बात ही की वही इस्लामोफोबिया। सो सारे मगरब को तो हमने अपना दुश्मन बना लिया है, अरबी सारे खामोश कर गए हैं हमने। हमारा एक तो ये प्रॉब्लम है, जैसे कोई बंदा जिदों बंदा 60-70 साल की उम्र है चपड़ देना और अल्लाह आते हो समझदा है मैं कोई मजहबी काम कर जाऊं। और ये बिल्कुल ना चीमा साहब, I'm sorry to cut you. What is my opinion about Islam? My faith is, my religion is very dear to my heart. मैं believe करना कि this is what I believe in. Religion की उसके fundamentals, philosophy, उसके spirit को समझना चाहिए, बजाय आप उसके rituals में पड़ जाए। अब नमाज, मैं छोटी सी आपको कई दफा पहले भी अर्ज की, नमाज सारा पाकिस्तान का जोर है, लेकिन नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती। हज पे जाते हैं, हज तर्जमे के साथ नहीं आता। मैंने कई अपने दोस्तों को, बड़े बड़े लहाज दोस्त हैं पाकिस्तान में, मैंने उनसे पूछा है कि आपकी नमाज जुड़ती है? जुड़ने से मुराद है कि जब आप हालत नमाज में जाते हैं, आप खुदा से हम कलाम होते हैं, तो आप खुदा की तरफ आपका ध्यान होता है या जूतों पे या दुकान पे होता है? तो अफसोस के साथ है उन्होंने यही कहा कि हमारा ध्यान दुकान। अब हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर जखीरा अंदोजी या रमजान में कीमतें बढ़ा देना, हमारे अलहाज दोस्त जो कारोबार में ज्यादातर नहीं करते। तो ये इस्लाम का स्पिरिट नहीं है, ये इस्लाम की टीचिंग्स नहीं है। हमें इस्लाम को समझना पड़ेगा तर्जमे के साथ, और उसमें बिल्कुल उसमें मैं बल्कि एक छोटा। तो गाइस, ये वीडियो थी जिसके बारे में बताया जा रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इंडियन लोगों के बारे में और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में। तो सबसे पहले तो इनकी जो तरार साहब जो हैं, इनकी वीडियो हमने इससे पहले भी देखी थी, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो उसमें ये था कि अरविंद के साथ इन्होंने काफी अच्छे से एक अलग स्टेटमेंट दिया था, बट यहाँ पर इनकी थोड़ी स्टेटमेंट डिफरेंट हो गई है। आई डोंट नो कि ये स्टेटमेंट ठीक है या फिर यहाँ पर, क्योंकि ये कमर चीमा के चैनल पर है तो इनको लग रहा हो कि ये सिर्फ पाकिस्तानी वॉच कर रहे हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे कि आरजू काजमी को आपने देखा होगा, वो जब रिपब्लिक में जाती है तो चैनल पर जाकर कुछ और स्टेटमेंट दे रही होती है, और जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट दे रही होती है अपने चैनल पर। तो इस पे इश्यू भी उठा था, आपको याद ही होगा। एनीवेज
उनका तो रीजन ये था कि मैं वहां जाती हूँ उस चैनल पर, तो वहीं पर अपने आप को फिर मुझे जाहिर सी बात है मुझे पाकिस्तान को डिफेंड करना पड़ता है। तो मैंने यही कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वही होना चाहिए, और जहां भी जाएं आपको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तो अगर आपको वहां पर स्टेटमेंट चेंज करना पड़े तो इसका मतलब ये कि आपको वहां पर जाना ही चाहिए फिर, तो क्योंकि इससे तो फिर देखने का फायदा नहीं है, जो लोग आपको देख रहे हैं फिर वो आपसे मिसगाइड होंगे। एनीवेज वीडियो में ये है कि मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी और मतलब ज्यादा जो मुझे समझ आई है और मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं ऑब्जर्व भी करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन जो लोग हैं, इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन के लोग हैं उनकी एजुकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनकी एजुकेशन का लेवल बहुत ही आगे है और उसके लिए पाकिस्तान को उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और मैं एजुकेशन की इसलिए बात कर रही हूँ कि कहीं भी आपको किसी भी लेवल पर जाने के लिए ना आपकी एजुकेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखती है। तो अब जो व्हाइट हाउस में जो और बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन में और जितने भी वहां पर यूएसए में लोग बैठे हुए हैं, तो उनका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उनकी एजुकेशन है, उनका जो इंटेलिजेंट है वो लोग, इसकी वजह से ये लोग आज वहां पर उस पोस्ट पर हैं और वो वहां की गवर्नमेंट को चला रहे हैं, मतलब उनकी गवर्नमेंट का पार्ट है। और इसके अलावा गूगल को आप देख लें और दूसरी सोशल नेटवर्क्स जो कि बड़े बड़े सोशल नेटवर्क्स हैं, उस पर कौन है? इंडियंस हैं। और ये उनकी अपनी एक मेहनत है, उनकी एक समझदारी है। और उसका रीजन क्या है कि वो लोग हमेशा अपनी जो है ना ये छोटापन छोड़कर और ये रिलीजन से बाहर निकलकर, हर चीज से बाहर निकलकर वो लोग नई चीजों को रिसर्च करते हैं। जबकि अगर हम उनसे ही अपनी पाकिस्तानी एजुकेशन को फोकस करते हैं, हमारे जो लोग हैं, क्योंकि हमारे लोगों को एजुकेशन में फोकस नहीं है, उनका फोकस ज्यादातर किस में है? आजकल की मैं बात करूं तो उनकी टिकटॉक पे फोकस है, उनका यूट्यूब पर फोकस है। खैर यूट्यूब पर तो एक कंटेंट ही बना रहे होते हैं, तो यूट्यूब का तो चलो समझ आता है। आप टिकटॉक पे 15 सेकंड की आप वीडियो बनाकर आप अपने आप को फेमस करके आप कह रहे हो कि आई एम अ स्टार, और इस तरह के टॉपिक्स लेकर, और अगर आप लाइव आ जाओ, लाइव पर आपको कहीं पर ना कहीं मिल रहे होंगे, मतलब कि उससे जहां पर आपको अर्निंग मिल रही होती है। तो आजकल की जनरेशन उस साइड पर जा रही है इंस्टेड ऑफ एजुकेशन, ठीक है? तो उससे क्या होता है, और एक तो एजुकेशन इतनी अच्छी है नहीं, और अगर अच्छी है वहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो लोग ज्यादा इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली कंट्री का ये बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से हम लोग इन चीजों से निकलकर बाहर आएंगे तो हमें पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। अब जैसे पार्टी हो रही है तो उसको इतना कोई मतलब कि अजीब सा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है, हर कोई इसी चीज में लगा हुआ है। तो मैं यही कहूंगी कि सारी बातें करने का मकसद यह है कि हम लोगों की एजुकेशन इतनी अच्छी है नहीं अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से हम लोग आगे निकल नहीं पा रहे। हम मुस्लिम, मैं ये रिलीजन्स को लेकर हम इतने ज्यादा कोई नफ्सियाती और पागल हो गए हैं कि हमें इससे ऊपर कोई चीज नजर ही नहीं आती है। हमें यही नजर नहीं आता कि हमने कुछ लेवल पर जाना है। एक तो ये चीज हो गई है, और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग इंडिया और पाकिस्तान की बात करें दूसरी कंट्रीज से, तो वो तो हमारे रिलेशंस खराब होते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो इन लोगों की स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो रहे होते हैं। एक तो ये चीज हो गई, कभी कहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, कभी कहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है। और पता नहीं ये लोग इस तरह की चीजें क्यों करते हैं जिससे रिलेशंस खराब हो। चाइना के साथ इनके रिलेशन अच्छे हैं जस्ट बिकॉज कि चाइना इनको हेल्प कर रहा है, शायद ये वजह हो सकती है चाइना के साथ रिलेशन की अच्छी होने की। और चाइना से लोन पे लोन ले रहे हैं और अपनी कंट्री की हर चीज जो है ये लोग सेल करके बैठे हुए हैं, और बल्कि अपने लिए जो बना रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्री में बहुत हर चीज बनाई जा रही है। मरियम नवाज ने कहा था कि मेरे पास जो है वो अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, मेरे नाम पे ही कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जब उनका रिसर्च किया गया, चेक किया गया, तो पता चला कि मैडम की इतनी सारी प्रॉपर्टी यूएसए में है, आउट ऑफ कंट्री में है। तो जब है तो आप बोलो कि है, आप मना क्यों कर रहे हो? तो ये चीजें हैं कि इन लोगों की अपने बच्चे, पूरी फैमिली आउट ऑफ कंट्री में बसी हुई है, इंजॉय कर रही है। यहाँ से जो गरीब लोग हैं वो बर्बाद होते जा रहे हैं।
400 रुपए किलो अगर आप चिकन देखें 400 रुपीज की केजी चिकन हो गई है। पाव चिकन 100 रुपए की पाव चिकन आता है और वो भी इतना सा, ठीक है। अब गरीब आदमी खाना कहाँ से खाए, अब वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करे, इन चीजों पे फोकस करे। तो बात पार्लियामेंट की हो रही थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही थी, तो वहां पर जिस तरह से इंडियन आ रहे हैं और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इंडियन वहां पर ही होंगे, पाकिस्तानियों की कोई वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है एजुकेटेड लोग चाहिए होंगे, समझदार लोग चाहिए होंगे, जो कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ऐसे कोई लोग हैं नहीं, और जो हैं उनको इतनी अच्छी वैल्यू दिया नहीं जाता। अगर आप कहीं की भी डिग्री लेकर आ जाए अच्छी से अच्छी, आपको आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, उसको पाँव के नीचे रोनने के बराबर है। तो पाकिस्तान में तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज खुद ऑब्जर्व की है। सो ये बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट की बात है। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी